राजा, किसान और नगर। ठीक है, ये चैप्टर आपको चला हुआ था। इस चैप्टर में लगभग मैंने 3 पार्ट ऑलमोस्ट अपलोडेड कर दिए है, ये 4th पार्ट है। ठीक है, 4th पार्ट है। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर मोर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पेड बैच है। ठीक है, ये पेड बैच है और सारी वीडियोस आपको कंटिन्यू फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ये ऐप पे इसका लिंक है, ऐप पे ही वीडियो खुलेगी, इससे अलग नहीं खुलेगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीजों को वाहियात न उठावे। ठीक है, आप सीरियस लीजिए थोड़ा सा। चलो देखो, हमने कल जो पढ़ा था, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट हेडिंग जो है, मैंने कहा था ना, एक वीडियो के अंदर हम 2 से 3 हेडिंग को कवर करेंगे। ठीक है, चलो आजो हेडिंग। जैसे कि मैंने कहा, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगरी। ठीक है, ये है। इसके अंदर हेडिंग हमारी हेडिंग नंबर 5 है, जिसका नाम है आज चेंजिंग कंट्री साइड। आज चेंजिंग कंट्री साइड यानी कि बदलता हुआ देहात। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, देहात इलाका, यानी कि जो ग्रामीण इलाका होता है उसको बोलते हैं देहात इलाका। तो बदलता हुआ देहात, देहात कैसे बदल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें लिखी। यहाँ पे लिखा है एंथोलॉजीज। ठीक है, एंथोलॉजीज सच एज द जातक। ये है जातक। जातक है ये बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनका फेमस ग्रंथ है जातक। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो फेमस, यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, यानी कि जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी, उनकी एक बहुत होली, उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है जातक। ध्यान रखना, जातक की अगर बात करें, जातक बौद्ध धर्म को मानने वालों की किताब है जातक। और अगर हम पिटक की बात करें तो पिटक जैन धर्म वालों की है। ठीक है, ये तो जातक एंड द पंचतंत्र। अगर पंचतंत्र की बात करें, देखो पंचतंत्र एक बुक है, गेव अ ग्लिम्स ऑफ सब्जेक्ट किंग रिलेशन। हमें अगर हम बात करें राजाओं के बारे में, किन किताबों से पता चलता है, जो राजा थे राजाओं के बारे में हमें पता चलता है। एक तो जातक नामक किताब से। जातक आप समझते हो, जातक बौद्धिज्म का जो फेमस टेक्स्ट है, एक तरह से ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। और पंचतंत्र की अगर बात करें तो पंचतंत्र नाम की जो किताब है, जिसके जो राइटर है वो है विष्णु शर्मा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंच क्या है ये। ठीक है, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की अगर बात करें तो पंचतंत्र के जो राइटर है वो है विष्णु शर्मा। और संसार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली जो किताब है वो है बाइबल। संसार में सबसे ज्यादा ऐसी किताब जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा वो बाइबल है। और बाइबल के बाद 2nd नंबर पे ये बुक है पंचतंत्र। ठीक है, 2nd नंबर है इसका पंचतंत्र का। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है पंचतंत्र। राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। ध्यान रखना, विष्णु शर्मा लिख लेना, नोट कर लेना, विष्णु शर्मा। सारी चीजें तो यहाँ नहीं होती कवर, लेकिन फिर भी जब सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं कुछ 1 या 2 वीडियोज आएंगी, लगभग 2 से 3 वीडियोज भी हो सकती है। उनके अंदर आपको इस चैप्टर की सारी जानकारी मिलेगी, पूरा मगध पढ़ा दिया जाएगा। 16 महाजनपद भी आपको तरीके से करा दिए जाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है एंथोलॉजीज सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र गेव अ ग्लिम्स ऑफ सब्जेक्ट किंग रिलेशन। यानी कि राजाओं के संबंध, राजाओं के व्यवहार के बारे में बताया गया, किसके? जातक और पंचतंत्र के बारे में। ठीक है, ये। और मैंने कहा ना, जातक किसकी किताब है? तो जातक बौद्धिज्म टेक्स्ट है। और अगर पंचतंत्र की बात करें, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई किताब है। यहाँ पर लिखा है फॉर इंस्टेंस वन स्टोरी नोन एज द। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्टोरी है। ठीक है, क्या है? ग्रंथ घट का। ठीक है, ये। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये स्टोरी है ग्रंथिंतु। ठीक है, ग्रंथिंतु ये एक स्टोरी है। अगर इन्होंने लिखा है फॉर इंस्टेंस वन स्टोरी नोन एज ग्रंथिंतु। ठीक है, और ये लिखा है जातका। ठीक है, जातका डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विक्ड किंग्स। इन्होंने कहा कि ग्रंथ घटका नाम की एक स्टोरी है जिसका वर्णन है जातक में। ठीक है, मैंने कहा ना, जातक क्या है? जातक एक किताब है जो बौद्धिज्म टेक्स्ट है। कैसा है ये? एक बौद्धिज्म टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ की एक किताब है, पवित्र किताब कह सको इसको हम। बौद्ध यानी कि बौद्धिज्म के बारे में अगर आपको जानना तो आप जातक पढ़ोगे, और जातक में ही ये स्टोरी है जी। ठीक है, ये है ग्रंथ घटका नाम का जो ये एक स्थान है, उसकी एक स्टोरी है। ठीक है, ये। और यहां लिखा हुआ है जातक डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विक्ड किंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है किंग्स फ्रीक्वेंटली ट्राई टू फुल देयर कफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस एंड पीजेंट पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑब्सेसिव। तो इन्होंने ये कहा है कि जो स्टोरी मिली, स्टोरी के अकॉर्डिंग जो राजा था, राजाओं को ऐसा मानेगा कि राजा जो था, अपनी जो जनता थी, राजा की जो प्रजा थी, उससे हाई टैक्स रेट वसूलता था। यानी कि राजा अपने एरिया में जहां राजा का साम्राज्य हुआ करता था, वहां राजा क्या करते थे? राजा जनता से हाई टैक्स वसूलते थे। यानी कि जो रेवेन्यू वगैरह टैक्स, भाई पहले पुराने टाइम पे तो टैक्स लेते थे राजा कर लेते थे, टैक्सेस लेते थे। तो टैक्सेस जब राजा ले, तो उन्होंने ये कहा कि इस स्टोरी के अंदर कि एक राजा का उल्लेख मिलता है, राजा की कहानी है, और उसमें ये बताया गया कि मतलब जहां का राजा था, राजा अपनी जनता से कर वसूलता था। और ऐसा नहीं कि मतलब उसकी बहुत कम रेट थी, हाई रेट इंटरेस्ट भी लेता था, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि टैक्सेस का वर्णन मिलता है जो राजा खुद लेता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टेन स्ट्रेटजी एम्ड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स फॉर टैक्सेस आल्सो वर एडॉप्टेड। इन्होंने कहा कि लगातार, ठीक है, लगातार जिस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से साम्राज्य बढ़ता चलेगा उसी हिसाब से राजा ने अपना जो टैक्स का एरिया था, यानी कि जब साम्राज्य बड़ा होगा तो टैक्स की भी नीड ज्यादा बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे राजा के द्वारा साम्राज्य का विस्तार करेगा, साम्राज्य को बढ़ाया गया, तो उसी हिसाब से टैक्स के जो रेट थे वो भी बढ़ा दिए गए। भाई जब साम्राज्य बढ़ेगा तो टैक्स का जो एरिया है वो भी बढ़ेगा। पहले एक साम्राज्य में 10 लोग थे तो 10 रुपया थे, अब साम्राज्य का विस्तार कर दिया, साम्राज्य में 10 की जगह 100 लोग हो गए तो 100 लोगों का टैक्स होगा, यानी कि जितना बड़ा साम्राज्य उतना ज्यादा टैक्स, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट है अनदर स्ट्रेटजी एडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इससे अलग जो स्ट्रेटजी होती थी राजा के कुछ विचार भी होते थे कि अपने साम्राज्य के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे, अपने साम्राज्य के अंदर जो एग्रीकल्चर है खेतीबाड़ी उसमें प्रोडक्शन बढ़ावे, प्रोडक्टिविटी बढ़ावे, ठीक है। ये ताकि पहले भी तो ऐसे थे ना कि जो स्टेट हुआ करते थे, महाजनपद जो हुआ करते थे, वो सेल्फ डिपेंड, अपने आप को सेल्फ डिपेंड करने की कोशिश करते थे। सपोज करो कोई भी देश है, कोई भी स्टेट है, तो वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपने राज्य के अंदर जो भी फसलें उगाई जा उनसे ही अपना काम चले। तो इस तरह से जो राजा हुआ करते थे वो भी अपने साम्राज्य के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यानी कि जो कृषि उत्पादन क्षेत्र था, उसको बढ़ावा दिया, उसको प्रमोट करते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा खेती करो, खेती के लिए हम सुविधाएं देंगे। सर कैसी कैसी सुविधाएं देंगे? जैसे खेती करने के लिए किसानों को नहर की सुविधा दे दी, नहर खुदवा दी, उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज दे दी, सिंचाई की व्यवस्था दी, तालाब खुदवा दिए, और बहुत सारे जोहड़ तालाब वगैरह और नलकूप तो उस टाइम पर थे नहीं, तो उस टाइम पर जो कुएं वगैरह थे, ठीक, तो कुएं वगैरह खुदवा दिए। तो कुएं से क्या हुआ? कुएं से भी इनको क्या मिलता है? कुएं से भी इनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है भाई। कुएं से भी इनको क्या होता है? इरिगेशन फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जैसे चली हुई थी, मेंशन है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, यानी कि इससे अलग राजा की जो एक्टिविटी थी वो क्या थी? इंक्रीज एग्रीकल्चर, खेती को बढ़ावा देना। और एग्रीकल्चर को अगर इंक्रीज करेगा तो एग्रीकल्चर से इंक्रीज होकर क्या निकलेगा भाई? प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपको पता ही है अगर राजा एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट नहीं करेगा, कोई फैसिलिटीज नहीं देगा किसानों को, तो फिर खेती कहां से होगी? कहीं से भी नहीं। और जब खेती नहीं होगी तो राज्य यानी कि राजा के साम्राज्य के अंदर अकाल यानी क्रॉप फेलियर हो जाएगा। एक तो है ही नहीं और ऊपर से जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो उस वजह से जनसंख्या को खाने को भी तो चाहेगा ना कुछ। तो इसीलिए राजा अपने राज्य में ही प्रोडक्शन की बात करते थे कि जो कुछ भी उगाना, जो भी फसल आपको करनी, अपने साम्राज्य के अंदर ही करो, ठीक है ये। और उसके बाद में लिखा है वाज द यूज ऑफ इरिगेशन, यानी कि राजा के द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। थ्रो वेल्स, बहुत सारे कुएं खुदवाए गए, टैंक्स, बहुत सारे तालाब बनाए गए, एंड लेस कॉमनली कैनाल्स, और बहुत सारी नहरों का विकास हुआ, ठीक है, नहरें, कैनाल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लेड टू अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन amongst people engaged in agriculture as it was not equally distributed। इन्होंने ये कहा कि the benefit of increased production, यानी कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना था उसमें क्या बेनिफिट थे भाई? देखो अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर हमारी खेतीबाड़ी से जो उत्पादन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट है वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, ठीक है। जब हमारे राज्य में ही अन्न भरपूर मात्रा में पैदा होगा तो हम क्यों जागे दूसरे स्टेट में लेने के लिए? मेन चीज तो यह थी, ठीक है। और राजा के द्वारा उस टाइम पे कुछ ऐसी भी स्कीमें थी, कुछ ऐसी योजनाएं भी थी कि जो राजा मतलब जो भी किसान अच्छी खेती करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओगा, तो उसको प्राइज वगैरह, उसको अवार्ड वगैरह, उसको पुरस्कृत भी किया जाता था, ठीक है। ऐसी भी सुविधाएं थी इनके राज्य में, ठीक। और इन्होंने ये कहा कि उस टाइम पे एक तो बहुत कम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए थे भाई उस टाइम पे, ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम पे। ये कौन से टाइम की बात है? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6th सेंचुरी BCE की बात है ये, जब महाजनपदों का टाइम था उस टाइम की। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे लोग मतलब अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम तो अगर था ना, सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर से ही लोगों की सोर्स ऑफ इनकम थी। पेपर करेंसी उस टाइम पर नहीं थी, तो लोगों के पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम तो समझो ना, वस्तु के बदले वस्तु, यानी गुड्स इंटरचेंज गुड्स, ठीक है। ये जैसे मैंने अनाज देकर तेल ले लिया, तेल देकर गेहूं ले लिया, ठीक है, इस तरीके से तेल देकर चावल ले लिया, चावल देकर तेल ले लिया, ठीक है। इस तरीके के जो चीजों का आदान प्रदान हो, जैसे गांव में आइसक्रीम बेचने वाला आता है, आप लोग अपने घर में जो गेहूं होता है, गेहूं को दे देते हो, गेहूं को बेच के आप क्या करते हो? गेहूं को बेच के आइसक्रीम खाते हो आप लोग, ठीक है। तो वो क्या है? आपने एक गुड्स दी, उसने उस गुड्स के बदले में आपको भी एक गुड्स दी। इसका मतलब इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली
आबादी बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि राजा के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी, जैसे कि कुएं खुदवाए, टैंक्स खुदवाए, और उसके बाद में कैनाल्स का विकास किया, नहरों का विकास किया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि उस टाइम पर राजा खेती यानी कि किसानों को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करता था, क्योंकि राज्य की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो एग्रीकल्चर ही थी। और अगर एग्रीकल्चर में ही राजा योगदान नहीं देगा तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाने के लिए पैदा नहीं होगा, राजा को दूसरे राजा के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। और राजा स्वाभिमानी होते थे पहले ही, उनमें ईगो इतना भरा रहता कि वो एक दूसरे के सामने मांगना भी पसंद नहीं करा करते, ठीक है। ये तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पर लोग जो थे वो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में व्यस्त थे, ठीक है। और राजा के द्वारा जब प्रमोशन करेगा तो फिर और भी ज्यादा हुए। उसके बाद में नेक्स्ट है द स्टोरीज ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर्स टू द टर्म, ठीक है, गृहपति। इन्होंने कहा कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मतलब जो बौद्ध धर्म यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बौद्धिज्म यानी कि बौद्धिज्म के टाइम पे जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे और जब बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था, यानी कि जब वो पिक पर था बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म पिक पर था, जब बौद्धिस्ट का प्रचार था भारत में, तो उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे एक कल्चर हुआ करता था फैमिली के अंदर। और कल्चर क्या था, एक पोस्ट थी फैमिली के अंदर जिसका नाम था गृहपति, ठीक है। सर गृहपति क्या होता है, गृहपति तो बौद्धिज्म टेक्स्ट के अंदर जानकारी मिलती है कि गृहपति भी होता था। अब गृहपति क्या होता है, गृहपति आपकी बुक में है गृहपति, ठीक है, डिफाइन द टर्म ऑफ गृहपति। तो गृहपति क्या होगा, जैसे गृह का पति, गृह का पति का मतलब यानी कि घर का जो चौधरी आदमी होता है उसको बोलते हैं गृहपति, घर का जो चौधरी। जैसे आपके घर में आपके पापा चौधरी है, हमारे घर में हमारे पापा चौधरी है, तो ठीक है, आगे आपके घर में आप चौधरी होगे और हमारे घर में मैं चौधरी हूं। तो इसका मतलब ये जो चीजें है, इसका मतलब मेरे पापा घर के गृहपति है और उनके बाद में मैं घर का गृहपति हूं, ठीक है। समझ गए गृहपति क्या हो, घर का मालिक जो होगा, मालिक। सर जी मालिक तो लेडीज भी हो, लेडीज मालिक नहीं होती, लेडीज होती है मालकिन, समझ रहे। ये आप लोग अभी है ना, मतलब अपनी बुद्धि का विकास करो थोड़ा सा, ठीक। ये गृहपति। इंस्टाग्राम थोड़ा सा कम करो, आप लोग रात 12 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते हो, यानी कि इंस्टा आईडी है आपकी सभी की, इंस्टा और स्नैपचैट तो आपकी नॉर्मल हो रही है, ठीक है। इनसे हटो थोड़ा सा, इनसे हट के कुछ अलग करो मेरे भाई, ठीक है। ये चलो, उसके बाद लिखा है गृहपति। सर गृहपति क्या हो, गृहपति मैंने बताया ना, घर का जो पति होता है। सर घर के भी पति हो, घर के पति का मतलब घर का जो चौधरी आदमी होगा, मेल कैंडिडेट। कौन सा, मेल कैंडिडेट, पुरुष व्यक्ति जो होगा उसको बोलते गृहपति, ठीक है। हमारे घर में भी गृहपति है, आपके घर में भी गृहपति है। उसके बाद में लिखा है वाज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें पाली भाषा में लिखी हुई है, पाली टेक्स्ट, ठीक है, पाली भाषा। मैंने आपको जब स्टार्टिंग करी ना चैप्टर की तो मैंने 3-4 भाषा बताई थी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरामेइक लिपि, ये सारी स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी। तो उन सभी में एक लिपि और है जिसका नाम है पाली टेक्स्ट, यानी कि पाली भाषा, ठीक है। पाली जो ग्रंथ है, पाली भाषा के लिखे हुए जो ग्रंथ है उनके अंदर जानकारी मिलती है गृहपति की। अब पता लगा गृहपति क्या हो, अगर पेपर में आ गया गृहपति तो समझ लेना घर का मुखिया, घर का मुखिया गृहपति कहलाता है। उसके बाद में है टू डिजाइनेट द सेकंड एंड देयर कैटेगरीज, वो ही उनकी मतलब घर के डिजाइन को तैयार करता है और घर के अंदर जो कैटेगरीज है वही डिवाइड करता है भाई। मतलब घर का जो चौधरी आदमी होगा वही तो सारे डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने की जो पावर है वो घर के चौधरी यानी घर के मुखिया के पास होती है, यानी कि हेड ऑफ द मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली कह सकते हैं, यानी कि हेड मेंबर ऑफ द फैमिली इज नॉन गृहपति, समझ रहे। यानी कि हमारी फैमिली का जो हेड होता है उसको हम गृहपति बोलते हैं। सर गृहपति जो वर्ड है इसका वर्णन कहां पे मिला, तो गृहपति जो वर्ड है इसका वर्णन मिला है आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में, यानी कि जब बौद्ध धर्म चर्चा में था उस टाइम पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। और सर किस लैंग्वेज में मिला है, तो ये पाली टेक्स्ट में मिला है। पाली जो पाली टेक्स्ट है, पाली भाषा के जो टेक्स्ट है, पाली के लिखे हुए जो ग्रंथ है उनमें, ठीक है। ये इसके बारे में। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया तमिल लिटरेचर मेंशन लार्ज, ठीक है, लैंड ओनर्स और वेल्यूअर्स एंड उजवेर एंड स्लेव्स और एडमिया, ठीक है ये। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें मोस्टली जो थी ना, देखो नॉर्थ इंडिया में तो थी, नॉर्थ इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मगध एक दिन मैं महाजनपद पढ़ा मैं, तो महाजनपद में आपको पता लग जाएगा कि कौन से महाजनपद कहाँ थे और उनके कैसे कैसे उनके अंदर साम्राज्य था, ठीक है। ये उसमें पता लगा आपको कौन सा राजा क्या था और कहाँ चीजें थी। दरअसल उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में थे, एक तो मगध महाजनपद सबसे ज्यादा चर्चा में था, ठीक है, मगध महाजनपद फेमस था बहुत ज्यादा। एक उसी के साथ साथ मैंने कहा ना कुछ चीफ्स और चीफडम्स का उदय हुआ, यानी कि कुछ सरदार और सरदारियों का उदय हुआ था। और ये कहा था, ये जैसे चेर वंश हुआ, चोल वंश हुआ, पांड्य वंश हुआ, ये साउथ इंडिया के वंश है, साउथ इंडिया की डायनेस्टी है ये। और आपको पता होगा तमिलकम इनका एरिया था, यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला,
इन स्टेट को तमिलकम बोलते थे। क्या बोलते थे? तमिलकम। ठीक है, पहले तमिलनाडु का पुराना नाम तमिलकम हुआ करता था, ध्यान रखना, ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है टाउन्स एंड ट्रेड। टाउन्स का मतलब कस्बे या नगर कैसे थे, एंड ट्रेड, और उनके अंदर बाजार कैसा था। एक बार सर कैमरे को उधर कर दो आप, ठीक है, और कैमरा रोटेट कर दो, उधर फोकस नहीं बन पाता। 1 मिनट का टाइम दो बस भाई। तो मैं सारी चीज करके बतानी पड़े, ठीक है। अब ऐप पे वीडियो चलाई, कमेंट करना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन फ्री रहो, सारी वीडियो प्रोवाइड होगी, दिक्कत ना लो। उसके बाद टाउन्स एंड ट्रेड। टाउन्स का मतलब कस्बे और नगर कैसे थे, और ट्रेड उनके अंदर व्यापार क्या होता था। ट्रेड का मतलब बाजार, यानी कि नगर जो थे, नगर में मार्केट भी तो थी, तो नगर में मार्केट जो थी, उन मार्केट्स के अंदर क्या क्या प्रोवाइड होता था, कैसी कैसी चीजें उनके अंदर मिलती थी, ठीक है। यहाँ लिखा है मेजर टाउन्स, जो मुख्य नगर हुआ करते थे, वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट नगर होते थे, कुछ इंपोर्टेंट जो थे वो आपके जो टाउन्स थे वो टाउन्स इंपोर्टेंट होते थे, और टाउन्स कहीं के लिए फेमस हो गए, टाउन्स फेमस होते थे आपके जो ट्रेड है, ट्रेड के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट हुआ करती थी वो मार्केट वहां पर थी जहां लोगों का आना जाना ज्यादा था। जैसे कि आपने देखा कि जो महाजनपद है, महाजनपद के कुछ ऐसे फेमस सिटीज हुई, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था, ठीक है, लोथल था, ये जो थे ये मतलब एक तरह से व्यापारिक अड्डे हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट यहीं पर थी। तो इसी तरह से प्रत्येक महाजनपद की जो कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी, महाजनपदों की राजधानी, उसके अंदर बड़ी मार्केट लगती थी, यानी कि वो जो था वो एक तरह से व्यवसाय नगर भी उसको बोलते थे। व्यवसाय नगर का मतलब है एक ऐसा नगर जहां पे बड़ी बड़ी मार्केटें हो, ठीक है। ये तो इसकी हेडिंग आपने पढ़ेगा, समझ ली होगी, टाउन्स एंड ट्रेड। टाउन्स का मतलब नगर और ट्रेड का मतलब बाजार, यानी कि नगरों में बाजार या नगर या बाजार अलग अलग, और दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है। जहां टाउन्स, जहां नगर हो गए वहीं पर बाजार लगेगा, और जहां बाजार लगेगा तो नॉर्मली समझने वाली बात है कि वो टाउन्स या वो कस्बे बड़े नगर हो गए, ठीक है। ये मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन, ज्यादा से ज्यादा जो नगर थे वो कहाँ थे, वो वहां पे थे जहां ज्यादा से ज्यादा लोग कम्युनिकेट होते हो, यानी कि एक दूसरे से मिलते हो, वहां पे मार्केट थी। सच एज पाटलिपुत्र, जैसे पाटलिपुत्र था। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम था पाटिलग्राम, ठीक है, पाटिलग्राम। और जो मगध वाले लोग थे, यानी कि मगध पे सबसे पहले हरियंक वंश का शासन रहा, हरियंक वंश, हरियंक डायनेस्टी, और राजा बिंबिसार, और बिंबिसार से पहले एक राजा था जिसका नाम था बृहदत्त। तो बृहदत्त ने ही मगध के बारे में बताया, ठीक है। वैसे तो मगध महाजनपद के बारे में अर्थ जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भी वर्णन मिलता है कि मगध महाजनपद था, इतना पुराना महाजनपद था। तो अथर्ववेद में मिलता है मगध का जिक्र। और मगध की जो राजधानी थी, मगध की राजधानी हुआ करती थी क्या, पाटलिपुत्र, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का सबसे स्टार्टिंग का जो नाम था वो नाम था पाटिलग्राम, यानी कि एक गांव था, स्टार्टिंग में तो एक गांव था, लेकिन बाद में वहां पर उस गांव को क्या बना दिया, उस गांव में बड़ी बड़ी मार्केट्स बना दी, और जब मार्केट बनी तो वहां लोगों का ज्यादा आना जाना हो गया, और जब ज्यादा आना जाना हुआ यानी कि कम्युनिकेशन और ट्रेड बढ़ा, तो उसी हिसाब से शहर की आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, और शहर का जो एरिया था वो भी बढ़ा, यानी कि गांव से अब टाउन में चेंज हो गया। और बाद में पाटिलग्राम का नाम आया पाटलिपुत्र, और फिर बाद में पाटलिपुत्र का ही नया नाम आया पटना, समझ गए। तो पटना का पुराना नाम क्या है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, और पटना बिहार की राजधानी है। और आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है वो गंगा नदी जो है, गंगा नदी, ठीक है, यानी कि नेशनल रिवर इंडिया की जो है गंगा नदी, पटना के टू इक्वल पार्ट डिवाइड करती है। पटना के बिल्कुल बीचों बीच से होकर बहती है गंगा नदी, तो इसीलिए पाटलिपुत्र में जो लोगों का आना जाना लगा रहता था वो गंगा नदी के माध्यम से था, क्योंकि गंगा नदी एक ट्रांसपोर्ट रूट प्रोवाइड करती थी, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती थी, ठीक है। ये ओवर ऑन रिवराइन रूट का मतलब था कि जो पाटलिपुत्र था वो पाटलिपुत्र नदी मार्गों के द्वारा जुड़ता था। कैसा, रिवराइन रूट का मतलब होता है नदी मार्गों के द्वारा जुड़ना। जैसे आप सपोज करो अपने गांव से अपने शहर में जाओगे, तो अपने गांव से जो नजदीक का शहर है रोड से जाओगे, उस टाइम पर लोग क्या करते थे, उस टाइम पर अगर पाटलिपुत्र जाना होता था तो पाटलिपुत्र जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रिवर राइन रूट का यूज करते थे, यानी कि नदियों के रास्ते को सही मानते थे, ठीक है, क्योंकि सस्ता भी था। समवर नियर द कोस्ट, यानी कि जो बंदरगाह के नजदीक था। फ्रॉम वेयर सी रूट्स बिगेन, और अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की तो ये आगे जाकर समुद्र में मिल जाता, समुद्र में। और आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पटना के बाद झारखंड आएगा, और झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी इधर। तो यानी कि पाटलिपुत्र से सीधा पानी का जहाज, छोटे छोटे जहाज हुआ करते थे, बोट टाइप में, उस टाइप पे वे निकलते थे और सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते थे, और बे ऑफ बंगाल के रास्ते फिर वो दूसरे कंट्री में भी चले जाते थे।
तो इन्होंने कहा कि या तो रिवरलाइन रूट का यूज करते थे और अन्यथा इसके बाद में क्या करते थे, इसके बाद में जो होता है सी रूट्स का यूज करते थे। सी रूट का यूज का मतलब है यानी कि समुद्री मार्गों का प्रयोग भी प्रचलन में था। मैनी सिटीज लाइक मथुरा, मैनी सिटीज लाइक मथुरा, और भी बहुत शहर थे जैसे मथुरा। मथुरा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर है मथुरा, कृष्ण नगरी, मथुरा ही फेमस है मथुरा। और मथुरा के अंदर क्या है, मथुरा के अंदर वृंदावन, वही मथुरा है, यूपी वाला मथुरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश यहीं पर हो, मथुरा में। यहां पे लिखा है वे बोली सर डबल वोट सब है, उसे खोल के और फोन काटिए, ठीक है भाई। चलो अब उसके बाद में यहां पे देखो क्या है, यहां पे लिखा हुआ है मैनी सिटीज लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल कल्चर। इन्होंने कहा कि जो कमर्शियल कल्चर कैसे हो, कमर्शियल कल्चर का मतलब है यानी कि कल्चर का मतलब हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति कमर्शियल संस्कृति, यानी कि जैसे भक्ति है और उसके बाद में एक तरह से अगर देखा जाए मूर्ति वगैरह है और उसके बाद में वो स्टैचू वगैरह है, ठीक है, या फिर भक्ति का कोई भी सामान है। तो इस तरह से जो कल्चर्स हुआ करते थे उनका सारा सामान यानी कमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पर मथुरा, ठीक है। मथुरा बहुत ज्यादा फेमस थी और कुषाण के टाइम पर तो मथुरा बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है, कुषाणों के टाइम पे, यानी कि जब कुषाण डायनेस्टी थी तब तो मथुरा बहुत ज्यादा फेमस थी। और मथुरा मैंने बताया ना मथुरा किस चीज के लिए फेमस थी, तो मथुरा को कमर्शियल कल्चर के लिए जाना जाता था। किस लिए? मथुरा शहर को कमर्शियल कल्चर के लिए जाना जाता था। एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा होती थी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी मथुरा में ज्यादा होती थी। तो मैंने कहा ना मथुरा, पाटलिपुत्र किस लिए जाना जाता है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है और पाटलिपुत्र में जो आना जाना लगा रहता था वो नदियों के रास्ते से ज्यादा आना जाना था, यानी कि लोगों का कम्युनिकेशन नदियों के रास्ते था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मथुरा किस लिए फेमस था भाई, मथुरा, तो मैंने कहा मथुरा किस लिए फेमस था, तो मथुरा दो चीजों के लिए बड़ा फेमस था। एक तो कमर्शियल कल्चर के लिए, किसके लिए, कमर्शियल कल्चर के लिए, और दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, वाइड रेंज ऑफ आर्ट फैक्ट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपेक्शन इन दीज एरियाज। इन्होंने कहा कि वाइड रेंज यानी कि एक बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया में प्रोडक्शन होता था इन चीजों का। कुछ जगह ऐसी भी थी यानी कि इन टाइम पे कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें ये यानी कि जो महाजनपद थे ये प्रोडक्शन करते थे। और प्रोडक्शन किस चीज, पोट्री, पोट्री की अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन वगैरह उस टाइम पर ज्यादा थे तो इनके बाजार लगते थे। बाउल्स का मतलब जो कटोरे टाइप में होते थे, कटोरे टाइप में जो बर्तन थे उनके बाजार ज्यादा लगते थे। और डिशेज यानी कि सब्जियों के बाजार ज्यादा लगते थे उस टाइम पे। और इन्होंने कहा विद द ग्लोसरी फिनिश, ग्लोसी फिनिश का मतलब है यानी कि ऐसी चीजें जो देखने में सुंदर हो, यानी कि पोर्ट बर्तन टाइप में, मर्दबान टाइप में। तो इन्होंने कहा कि ग्लोसी फिनिश नॉन और नदन ब्लैक पॉलिश। इन्होंने कहा कि नदन ब्लैक पॉलिश का मतलब है यानी कि ऊपर से आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कोई एक तरह से लकड़ी उसका मिट्टी का कोई बर्तन बना दिया तो उस पर फिर एक काले रंग की पॉलिश करी जाएगी और काले रंग की पॉलिश करने के बाद में उस पर डिजाइनिंग बनाई जाती थी। वो बर्तन ज्यादा फेमस थे। पत्थर से हम कहते हैं ना कांच की मिट्टी, जिस चाय का कप बनता है ना, चाय का कप, तो चाय का कप उसी मिट्टी का बनता है। आज के टाइम पे उसको चाइनीज मिट्टी बोलते हैं। तो उस टाइम पे चाइनीज मिट्टी के लिए फेमस था आपका मथुरा, ठीक है, मथुरा भी फेमस था चाइनीज मिट्टी के लिए। और ये सारी चीजें चाइनीज मिट्टी से ही निर्मित थी। इन्होंने ये कहा कि ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण जो थे, आभूषण भी ये लोग बनाते थे। कौन? महाजनपद के जो लोग थे, महाजनपद 16 महाजनपद थे, 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। और इनकी मतलब महाजनपद के बारे में मैंने कहा ना 16 महाजनपद, 8 महाजनपद अकेले यूपी में है और 16 महाजनपद में से 14 यानी कि 14 महाजनपद तो कैसे थे, मोनार्कियल थे यानी कि राजाओं का राजतंत्र था। और दो महाजनपद ऐसे थे जिनके अंदर रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि लोकतंत्र था। आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र वाले दो महाजनपद वज्जी और मल्ल, वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद, ठीक है, ये थे, ये रिपब्लिक थे। संसार में सबसे पहले रिपब्लिकन सिस्टम यही पाया था, ठीक है। इनके बारे में भी डिस्कशन होगा। टूल्स की अगर बात करें, हथियार भी बनाए जाते थे। टूल्स मतलब औजार वगैरह, ठीक है, हथौड़े वगैरह और ये इस टाइप में, ठीक। आपको पता होगा कि हथौड़े तो लोहे के बनेंगे और लोहा कहाँ था, आयरन रिसोर्स मगध में था। मगध तो फेमस था लोहे के लिए। वेपन्स, हथियार भी बनाए जाते थे। हथियार का मतलब है तलवार, बल्लम, भाले टाइप में, ठीक है, ढाल टाइप में ये। और वेसल्स, और उसके बाद में फ्यूराइंस, ये बनाई जाती थी। वाइड रेंज ऑफ मेटल, मेटल की भी एक वाइड रेंज थी। मेटल की भी बहुत सारी चीजें बनती थी। कौन कौन से मेटल उस टाइम पे फेमस थे, तो गोल्ड का प्रयोग प्रचलन में ज्यादा था, सिल्वर का प्रयोग जो था, सिल्वर का यूज ज्यादा था, कॉपर का यूज ज्यादा था, ब्रोंज का यूज ज्यादा था, और इवोरी और ग्लास, शीशे का भी यूज ज्यादा था। और कड़फिशियस जो था यानी कि जो कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाणों ने भी सबसे ज्यादा ग्लास का यूज किया था। किसका? ग्लास का यूज कुषाणों ने सबसे ज्यादा किया था। उसके बाद में नेक्स्ट है एक चीज आई यहाँ पे, टेराकोटा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टेराकोटा? टेराकोटा क्या होता है?
तो टेराकोटा में आपको बताया कच्ची मिट्टी को जब पका दिया जाए ना, कच्ची मिट्टी को पकाने के बाद कच्ची मिट्टी का जो कलर है वो रेड हो जा, जैसे भट्टे जो होते हैं ना, ब्रिक्स फील्ड भट्टे जो होते हैं उनमें कच्ची ईंट आई है, और कच्ची ईंट को जब पका देंगे तो उसी कच्ची ईंट का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब कच्ची ईंट पकने के बाद में कौन सा मेटल बनती है? टेराकोटा। तो ध्यान रखना आप सभी के मकान में जो ईंटें लगी हुई है वो किस मेटल की है? वो टेराकोटा मेटल की है। अगर पूछे टेराकोटा क्या है तो कच्ची मिट्टी को पकाने के बाद जो मेटल बनता है उसको बोलते हैं टेराकोटा, ठीक है। ये उसके बाद 6th सेंचुरी BCE, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। लैंड रिवर रूट क्राइस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेराइज डायरेक्शन, वेरियस डायरेक्शन। इन्होंने कहा कि उस टाइम पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लैंड रिवर रूट यानी कि नदियों जमीन के रास्तों को छोड़ के और रिवर रूट यानी कि नदियों के रास्तों को ज्यादा लाइक करेगा, ठीक है। कट कर दे। उसके बाद में क्राइसिस क्लोजर, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक तरह से जो रिवर रूट थे वो दिक्कतों का सामना कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो लोग थे वो सड़कों के विकास पर आ गए, सड़कों का यूज करने लगे, और सड़कों का ज्यादा प्रयोग हुआ तो उससे जो रिवर रूट थे यानी कि नदियों के जो रास्ते थे उनका यूज कम हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड, और धीरे धीरे जो सब कॉन्टिनेंट था यानी कि जो उप महाद्वीप था वो एक्सटेंडेड यानी कि उसका प्रसार होने लगा वेरियस डायरेक्शन। वेरियस डायरेक्शन का मतलब है इधर उधर दिशाओं में। पहले लोग नदी से नदी मतलब एक नदी से दूसरी नदी में जाया करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे नदियों के रास्ते, तो जो सा देश होगा उसमें घूमते थे। लेकिन जब सड़कों का विकास हुआ तो फिर सड़कों ने जहां पे नदी नहीं है वहां भी जाना शुरू कर दिया। सड़क ऐसी बना दी कि जहां नदी है वहां भी गई, और जहां नदियां नहीं है वहां सड़क बनाकर वहां से ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया लोगों ने। तो रोड के जब विकास हुए थे यानी कि डेवलपमेंट हुआ था जब सड़कों का, तो उससे जो इनका विस्तार था वो बढ़ा था, एक्सटेंट जो था इनका वो अलग अलग दिशाओं में हो गया था। रूलर ऑफ्टन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द रूट्स, इन्होंने कहा कि अलग अलग राजाओं के द्वारा क्या करेगा, अलग अलग रूट्स सुझाए गए थे, पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, ठीक है। ये नेक्स्ट उसके बाद लिखा है दीज हु ट्रेवर्स्ड दीज रूट इंक्लूड